नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार। दोस्तों, जो वर्ण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में पीछे पढ़ा। क्योंकि वर्ण है मूल ध्वनियां जिनका खंड न हो वे वर्ण होते हैं, जिन्हें पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं स्वर का। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर है वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। ध्वनि के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वे ध्वनियां वे होती है जिनका प्रत्येक ध्वनि का हम खंड कर सकते हैं, और ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। और आपसे ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण होगा, और आपसे ये भी पूछे कि भाषा का की सबसे छोटी इकाई तो भी वर्ण आएगा। तो हम बात करें स्वर की। स्वर वे होते हैं जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनसे जो उच्चारित होने वाली हवा होती है या वायु होती है, जो हमारे वाग्य यंत्र जिसको उच्चारण स्थानों को बिना स्पर्श किए हुए निर्बाध रूप से उच्चारित होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारी मुख्य स्थिति है, ये हमारी मुख्य स्थिति है। सबसे नीचे का जो भाग होता है, जो हमारे गले का जो सबसे नीचे का भाग होता है, वो होता है कंठ, से हम कंठिया कहते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर जहाँ से उच्चारित जो स्वर होते हैं, ये तालु होता है। इससे ऊपर जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और उससे थोड़ा सा आगे की बात करें तो दांतों से थोड़ा सा ऊपर ये उच्चारण वत्सर्य होता है। और इससे थोड़ा सा नीचे जो दांतों वाले स्थान होता है वह दंते होते हैं या दंते होते हैं। जो आगे का भाग है ओष्ठ, ये ओष्ठ उच्चारण स्थान हो गया। ये नासिका। सामान्यतः जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे 7 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8 होते हैं जो पाणिनि जी के अनुसार होते हैं। अब इस संस्कृत की बात नहीं करें, हिंदी में सामान्यतः 7 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। अब ये देखो, जो हमारे फेफड़े होते हैं इनसे उच्चारित होने वाली जो वायु, जो इनसे उच्चारित होने वाली जो वायु होती है, जो बिना जो वाग्य यंत्र है उनको उच्चारण स्थान को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां होती है वही स्वर कहलाती है। यदि स्वर की परिभाषा अब बात करें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो स्वर होते हैं ये मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। आपसे ये पूछे भी स्वर कितने प्रकार के हैं, तो भी आपको उत्तर देना 11। अगर आपसे ये पूछे भी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी होगी 11। तो स्वरों की कुल संख्या तो 11 होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले अ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। अब आपसे ये पूछे कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो उनकी हम बात करें तो जैसे ए होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए की कोई मात्रा होने की वजह से तो स्वरों की मात्राओं की संख्या 10 होती है। आपसे ये पूछे कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर होगा 10, क्योंकि
ए जो होता है इसमें ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए प्रश्न ये बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 आएगा। अगर आपसे ये पूछे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 आएगा। आपसे ये पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 आएगा। आपसे ये पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी 11 आएगा। अब हम बात करें स्वरों का वर्गीकरण, तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले जो स्वरों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का प्रकार। उत्पत्ति इनकी स्वरों की कैसे उत्पत्ति हुई, उनके आधार पर जो स्वरों कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहली बात करें नंबर 1 जो होता है मूल स्वर, मूल स्वर। नंबर 2 होता है संधि स्वर। सबसे पहले हम मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर होते हैं 4। मूल स्वर कहते किसे हैं, तो मूल स्वर जो दूसरे स्वरों के सहायता से नहीं बने हो, अपने आप में रूढ़ हो और उनकी उत्पत्ति प्राचीन समय से चली आ रही है, वो मूल स्वर होते हैं। होते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मूल स्वर ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 4। अब संधि स्वर की बात करें, जो स्वर मूल स्वरों की सहायता से बने होते हैं वो संधि स्वर कहलाते हैं। जो मूल स्वरों की सहायता से बनेंगे वो संधि स्वर कहलाते हैं। तो कैसे, जो हमारा जो ए है, अगर इस ए को दोनों मूल स्वर को मिलाते हैं तो इससे जो संधि स्वर बनेगा वो आ बनेगा। इसी प्रकार इस ई और इस ई को मिलाते हैं तो ई बनेगा। इस प्रकार ओ को ओ बनाएंगे तो ओ बनेगा। तो ये संधि स्वर होते हैं। इस प्रकार ए और ई को मिला के लिखेंगे तो कुल जो संधि स्वर होते हैं वे 7 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 7 स्वर होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है उच्चारण अवधि के आधार पर, कि उच्चारण में कितना समय लगता है और उनके उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, उनकी बात करें तो दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार वो है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के प्रकार। भी उच्चारण में कितना समय लगता है और कितना कौन कौन से जो हमारे स्वर होते हैं, कौन कौन से जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से में ज़्यादा समय लगता है, कौन से में कम समय लगता है, तो वो उच्चारण अवधि के आधार पर आएंगे। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। जो नंबर 1 होता है वह होता है लघु स्वर, लघु स्वर। दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। सबसे पहले लघु स्वर की बात करें तो सबसे कम समय लगता है वह लघु स्वर होते हैं और जिनमें एक मात्रा का समय लगता है वे लघु स्वर होते हैं। एक मात्रा का समय लगने की वजह से इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये लघु स्वर ही उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कहलाते हैं, ये ही आदि स्वर कहलाते हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा चले आ रही है। तो लघु स्वर कितने होते हैं, तो लघु स्वर भी 4 होते हैं। लघु स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला ए, ई, उ, रे, ये होते हैं लघु स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो लघु स्वर है उनसे दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में
दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। अब दो मात्रा का समय लगने की वजह से इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कितने हैं? तो ये भी 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। कितने? 7। लेकिन जाति के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर नंबर 1 सहजातीय, नंबर 2 विजातीय। सहजातीय का मतलब जो एक ही जाति के बने हो, जो एक जाति से मिलकर बने हो, वह सहजातीय होते हैं। और जो भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बने हो, विजातीय होते हैं। तो विजातीय और समजातीय कौन से होते हैं? जो अ, ई, उ होते हैं, ये सहजातीय स्वर होते हैं, सहजातीय है स्वर। और जो ए, ऐ, ओ, औ होते हैं, ये विजातीय स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। ये जाति के आधार पर बांटे गए हैं। अब सहजातीय कैसे होगी? जो ए है, इसका उत्पत्ति ए प्लस ए से हुई है, इसकी ई प्लस ई से, इसकी ओ प्लस ओ से हुई है। इसी प्रकार ए की बात करें, इस ए की उत्पत्ति ए प्लस ई, इन दोनों से मिल इसे ए हुई है। और ए प्लस ए मिलकर ए की उत्पत्ति होती है। और इसमें ए प्लस ओ, ए प्लस ओ से मिलने से ओ की उत्पत्ति हुई है। और ए प्लस ओ से ओ की उत्पत्ति हुई है। तो ये विजातीय स्वर हो गए, ये सहजातीय स्वर हो गए। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो हमारा जो अगला प्रकार है वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। कि हमारी ओठों की आकृति गोल है या नहीं है, इस आधार पर हम बात करें। अगला जो प्रकार है वह ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो हमारा तीसरा प्रकार है वह है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किए गए। नंबर 1 वृत्ताकार और नंबर 2 अवृत्ताकार। अवृत्ताकार वृत्ताकार की बात करें, जब मैं इन स्वरों का उच्चारण करता हूं तो मैं जो ओष्ठ आकृति है वह कैसे होगी? गोल हो जाएगी। फिर उच्चारण करते हैं होठों की आकृति जब गोल हो जाती है तो वृत्ताकार होते हैं। जब ओष्ठ आकृति गोल नहीं होती, अवृत्ताकार होती है। तो जैसे जो हमारे मूल स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। सबसे पहले वृत्ताकार बात करें। पहले मैंने उच्चारण किया ए। अब ए का उच्चारण किया तो मेरी होठों की आकृति क्या है? फैलती है। तो यह आएगी अवृत्ताकार भी, ए। अब मैं दूसरे का उच्चारण करता हूँ, स्वर का आ का उच्चारण किया तो भी मेरी होठों की आकृति क्या है? फैलती है। ये किस में आएगा? ये भी अवृत्ताकार में आएगा। इसके बाद ई बोलता तो भी मेरी होठों की आकृति फैलती है। तो इसमें वे भी किस में आएगा? अवृत्ताकार में आएगा। इसी प्रकार ई का उच्चारण करता हूं तो भी मेरी होठों की आकृति फैलती है, तो भी ये किस में आएगा? अवृत्ताकार में आएगा। अब आप देखो ये भी गया, इसका भी उच्चारण स्थान पता लग गया, इसका भी और इसका भी। अब बचे उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप उ का उच्चारण करके देखो। मैंने उच्चारण किया उ का उच्चारण किया तो होठों की आकृति कैसे होती है? गोल होती है। अब होठों की आकृति गोल होती है किस में आएगा? ये वृत्ताकार में आएगा, उ। इसी प्रकार उ के उच्चारण करता हूँ, उ करता हूँ तो भी होठों की आकृति गोल होती है, तो ये भी इसमें आएगा। उसके बाद री इसमें आएगा, री की इसमें आएगा वृत्ताकार में, क्योंकि री की जब मैं उच्चारण करता हूँ तो होठों की आकृति
गोल नहीं होती है, तो री भी गया। अब ए आई, अब ई आई की उच्चारण करता हूं तो भी मेरी होठों क्या करती है, गोल नहीं होने की, जैसे वृत्ताकार में ए आई और लास्ट में ओ औ किसमें आएंगे, वृत्ताकार में आएंगे, ओ और औ। तो आपसे पूछे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने प्रकार, दो प्रकार, वृत्ताकार अवृत्ताकार। वृत्ताकार कितने होते हैं स्वर, 4 होते हैं, उ उ ओ औ। अवृत्ताकार में ए आ ई री ए ऐ। ये हो गए हमारे ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार जो आता है वह जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार। जीवा की आकृति के आधार पर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है जिह्वा, जिह्वा की स्थिति, स्थिति के आधार पर, के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर मतलब जब मैं उच्चारण करता हूं तो मेरी जीभ की स्थिति कहां पर है, जिस स्वर को उच्चारण करता हूं, जिस स्वर को उच्चारण करूंगा, जब मेरी जीभ स्थिति जिस स्वर को उच्चारण करने में होगी वही स्थिति स्वर की कहलाएगी। तो जीवा की स्थिति के आधार पर इसे बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। जो जीभ का अगला भाग होता है, हमारी जीभ अगला भाग होगा तो इसे क्या कहेंगे, अग्रभाग। क्या कहेंगे, अग्रभाग। जो जब जीभ का हमारे बीच का भाग उठता है तो वो क्या होगा, मध्य भाग। और जीभ का जो तीसरा जो प्रकार है वह है पश्च भाग होने के, पश्च भाग होता है। जो पश्च स्वर कहते हैं, ये अग्र स्वर कहलाता है, ये मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। हम इनकी स्थिति को देखते हैं तो ये हमारी मुख की जीवा की स्थिति, ये आगे का भाग, ये मध्य का भाग। अब आप उच्चारण करके देखो स्वर को, ये कुल स्वर लिखे हुए हैं। पहले उच्चारण करता हूँ ए, जब मैं ए का उच्चारण करता हूँ तो जो जीवा की स्थिति बीच में से उठती है। अब बीच में से उठने की वजह से ए का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, मध्य स्वर, मध्य का भाग होगा तो मध्य स्वर कहलाएगा ए। अब हम अगला बोलते हैं आ। अब आ बोला, आ में जीव का उच्चारण स्थान कौन सा है, आप भी अपने आप खुद मन मन में बोल के देखिए। आप बोलो आ का उच्चारण किया तो जीव का पीछे का भाग उठता है, पीछे का भाग उठने की वजह से ये पश्च स्वर मिलेगा, तो आ किसमें आएगा, पश्च स्वर में। उसके बाद ई, मैंने उच्चारण किया ई। अब ई का जो जीव का अगला भाग है वह सक्रिय होता है, वह उठ रहा है, तो ई किसमें आएगी, अग्र भाग में आएगी। उसके बाद ई ई ई ई ई का उच्चारण करते तो भी क्या है, अग्र भाग में आएगी, तो इसमें भी अग्र भाग में ई अग्र भाग में आएगा। तो उसके बाद ऊ ऊ ऊ ऊ का उच्चारण करता हूँ तो जीव का पीछे का भाग, तो ऊ इसमें आएगा पश्च भाग में, और ऊ भी इसमें आएगा, ये भी पश्च भाग में आएगा। अब आप उच्चारण करके देखो, री, री का उच्चारण करो, री का उच्चारण करके देखो तो री किससे, जीवा का अगले भाग से उच्चारण हो रहा है, तो री का कौन सा भाग होगा, अग्रभाग, ये री का अग्रभाग। अब ए ऐ ओ औ, अब आप ए का उच्चारण कर लें, ए का उच्चारण करता हूं तो जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है, तो इसमें आएगा ए, और इसमें ए का होगा तो भी अगले भाग से है ऐ। अब ओ औ, ये पश्च भाग से, तो दोनों बच्चे कहां पाएंगे, पश्च भाग में, ओ और औ। आपको ये ध्यान रखना है, जो ए है केवल ए जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होता है, और जो ई री ए ऐ ये जो स्वर है ये अग्रभाग से, बाकी सभी पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। ये था जीवा की स्थिति के आधार पर। अब हम बात करें नासिका की स्थिति के आधार पर, फिर नाक के द्वारा उच्चारित होने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नासिका की स्थिति के आधार पर। तो अगला प्रकार जो है वो है नासिका की स्थिति के आधार पर। जो नासिका की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर 1
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, और दूसरा जो होता है वह होता है अनुनासिक, अनुनासिक। सबसे पहले हम बात करें निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, निर्मुनासिक होता है रहित, नासिक का मतलब नाक से आवाज, जो नाक से आवाज न निकले, मतलब निर्नुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं। तो आपको ये भी पता है केवल मुख से उच्चारित होते हैं वो कौन से हैं, वो स्वर है, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वे निर्नुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक में जो सभी स्वर होते हैं अपने, जो मूल स्वर होते हैं, सभी मूल स्वर जो होते हैं कितने 11 होते हैं, ये निर्नुनासिक में आता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो केवल मुख से उच्चारित होते हैं। अगर इन स्वरों पर क्या चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वे कौन क्या हुए, अनुनासिक में कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, चंद्र बिंदु का जो उच्चारण होता है वह नाक प्लस मुंह से होता है, दोनों से होता है। अब दोनों से उच्चारित होने के कारण ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो सभी स्वर है अगर इन पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो अनुनासिक बन जाएंगे। जैसे एक आप थोड़ा ध्यान रखना, जो मात्राएं लगी होती है जिन पे, जैसे ई पर एक मात्रा है तो इस पे चंद्र बिंदु लगकर एक बिंदु लगता है, बिंदु यही चंद्र बिंदु होता है संपूर्ण, क्योंकि जो दीर्घ स्वर होते हैं जो जैसे ई, ए, औ, इन पे सिर्फ बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्र बिंदु बड़ी जो दीर्घ होते हैं इन पे चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगता है, वही चंद्र बिंदु होता है। कैसे, जैसे ए पे चंद्र बिंदु, आ पे चंद्र बिंदु, ई इस पे ई, ये देखो यहाँ पे एक बिंदु लगेगा ई, ऊ रे, ए, आई, ओ, औ, ये थे अनुनासिक स्वर। आपको भी पता। अब पढ़ते हैं मुख आकृति के आधार पर, कि मुख की स्थिति के आधार पर या तालु के आधार पर हमारे जो स्वरों का वर्गीकरण है कितने प्रकार के हैं, हम उनकी बात करते हैं। अब हम बात करें मुख की स्थिति के आधार पर या मुख आकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं 4 प्रकार से। वे प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं संवृत, नंबर 2 अर्ध संवृत, और नंबर 3 अर्ध विवृत, और नंबर 4 विवृत। सबसे पहले बात करें संवृत किसे कहते हैं, अर्ध संवृत किसे कहते हैं, अर्ध विवृत किसे और विवृत किसे। तो संवृत का मतलब होता है कि जब हम कुछ वर्णों, कुछ स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उनमें उच्चारण करने में जो मुख का जो स्थिति है वह थोड़ी कम खुलती है, कितनी, लगभग 25% खुलती है, वह संवृत होते हैं। और विवृत की बात करें तो विवृत में जो स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, वो विवृत होते हैं। संवृत की बात करें तो संवृत होते हैं। अर्ध संवृत की बात करें तो अर्ध संवृत से ज्यादा मुंह खुलता है, संवृत से ज्यादा मुंह खुलेगा, अर्ध विवृत से कम मुंह खुलेगा, वो अर्ध विवृत होते हैं। और अर्ध संवृत होते हैं। अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत जो होते हैं वो संवृत से ज्यादा मुख खुलता है और विवृत से कम मुख खुलता है, वो अर्ध विवृत होते हैं। होते कौन कौन से, जैसे मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये हमारी मुख स्थिति है, ये मुख्य स्थिति है। जब वायु हमारे फेफड़ों से होकर आती है और ये सबसे पहले जो कुछ स्वरों का उच्चारण करती है उनमें मुंह खुलता है कम। अगर कम मुंह खुलता है, कम मुंह कितना, लगभग 25% खुलता है, तो वो होती है संवृत स्वर। अब संवृत कौन कौन से होते हैं आप उच्चारण करके देखें। सबसे पहले ए का उच्चारण किया तो हमारा संवृत से ज्यादा मुंह खुल रहा है। फिर क्या, आ का उच्चारण किया तो भी संवृत से ज्यादा खुल रहा है। उसके बाद ई उच्चारण किया, कम मुंह खुल रहा है। अगले ई, तो इसका उच्चारण करते देखो
ई, तो कम हुआ खुल रहा है, तो ई और ई ये कौन दोनों किस में आएंगे, ये सहवर्ती में आएंगे। तो ई और ई यहाँ पर लिखता हूँ, ई और ई ये सहवर्ती। अब आगे बात करें उ उ उ उ का उच्चारण करता हूँ तो भी कम हुआ खुलता है, तो उ भी सहवर्ती में आएगा। और नेक्स्ट जो है उ, उसका उच्चारण मैं करता हूँ तो भी किस में आएगा, सहवर्ती में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है री। अब री का उच्चारण करता हूं तो भी कम हुआ खुलता है, तो आ गया री। तो कौन कौन से हो गए, एक हमारा ई हो गया, ई हो गया, उ और री, ये आ गए पांचों सहवर्ती में। जब वायु हमारे फेफड़े निकलती है और वह सहवर्ती से ज्यादा मुख होती है, कितना, लगभग है 50% जब मुंह खुलता है वो आते हैं अर्ध सहवर्ती में। अब अर्ध सहवर्ती में कौन कौन से आते हैं, तो एक ए आ, इनको उच्चारण करके देखते हैं। पहला मतलब ए का उच्चारण किया, जो अर्ध सहवर्ती है उससे ज्यादा मुंह खुलता है। उसके बाद मैंने उच्चारण किया आ का उच्चारण किया तो भी अर्ध सहवर्ती ज्यादा खुलते हैं, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे, ए नहीं आएगा, आ नहीं आएगा। उसके बाद ए, अब ए का उच्चारण करता हूं, ए का उच्चारण किया तो 50% मुंह खुलता है, तो ये आएंगे अर्ध सहवर्ती में, अर्ध सहवर्ती में आएगा पहला ए, तो ये दिया। उसके बाद उच्चारण करता हूं ए का उच्चारण करता हूं तो मुंह ज्यादा खुलता है, तो ये अर्ध सहवर्ती नहीं आएगा। उसके बाद उच्चारण करें ओ का उच्चारण करता हूं तो अर्ध सहवर्ती जितना मुंह खुलता है, तो इसमें आएगा ओ, अर्ध सहवर्ती में आएगा, यह भी अर्ध सहवर्ती में हो गया। अब हम बात करेंगे अंत में, सबसे अंत में विवृत की बात करते हैं। विवृत का मतलब है जो सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा, सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा जिस स्वर में उच्चारित करने से मुंह खुलता है वह केवल आ स्वर है। आप अकेला बोलो आ बोलोगे सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, तो इसमें आएगा आ, ये आएगा विवृत में। अर्ध विवृत की बात करें तो विवृत से ज्यादा, विवृत से तो थोड़ा कम मुंह खुलता है, और अर्ध सहवर्ती से ज्यादा मुंह खुलता है, वो होता है अर्ध विवृत। तो जो बच गई ए बच गया, अर्ध विवृत में एक तो आ गया ए आ गया, ई आ गया और औ आ गया। ये थे हमारी मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों आज हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, बाकी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।